नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी में। आज के सेशन में एक बार फिर से हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का ये सेशन प्रैक्टिस सेट 2 होगा और इसमें हम 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 को अपलोड कर चुके हैं। अगर आप भी तक आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता में की मुद्राओं पर किस पशु का अंकन नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं हैं उन पर गैंडा, हाथी, बाघ इन सभी के अंकन है, लेकिन गाय के अंकन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर गाय हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी की जो मुद्राएं हैं इन पर गाय के अतिरिक्त घोड़ा और ऊँट इन दो पशुओं के भी अंकन नहीं मिलते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपको गाय की जगह घोड़ा या ऊँट मिलता है तो वो भी आंसर करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा गाय, घोड़ा एवं ऊँट की पशुओं के जो मुद्रा जो चित्र हैं वो मुद्राओं पर नहीं मिले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 से सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा त्रिवेंद्रम, केरल में त्रिवेंद्रम में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा जापान की जो मुद्रा है वो येन है। अगर वहीं चीन की मुद्रा की बात करें तो चीन की मुद्रा ध्यान रखिएगा रेन मिम्बी है। ठीक है, जापान की मुद्रा येन है जबकि चीन की मुद्रा रेन मिम्बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रारंभिक समय में कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5। ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रारंभिक समय में पूछ रहा है। शुरुआत में अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार को 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में अर्थशास्त्र में दिया जाना शुरू किया गया और उसके साथ नोबेल पुरस्कारों को 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाने लगा। लेकिन अगर प्रारंभिक समय में बात करें तो प्रारंभिक समय में सिर्फ 5 ही क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था। अर्थशास्त्र में नहीं प्रदान किया जाता था, अर्थशास्त्र में बाद में देना जो है शुरू किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ध्यान रखिएगा नोबेल पुरस्कारों को अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। 1901 से इन पुरस्कारों को देने की शुरुआत हुई है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और बाद में अर्थशास्त्र को लेकर के कुल 6 क्षेत्रों में इस पुरस्कार को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के संरक्षण से था। तो ध्यान रखिएगा रामसर जो सम्मेलन होते हैं इनका उद्देश्य आर्द्र भूमि के संरक्षण से होता है। आर्द्र भूमि को जो है उन्हें बचाने, उनके संवर्धन, उनके विकास करने से होता है। तो आर्द्र भूमि संरक्षण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली। ध्यान रखिएगा वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में और महावीर स्वामी का वैशाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम उपदेश को। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या फिर कहें ऋषिपत्तनम में दिया था और बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध की गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इन तीनों घटनाओं को ध्यान रखिएगा। प्रथम उपदेश जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस मौर्य शासक ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इन्होंने भद्रबाहु के से दीक्षा लेकर के अपने अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में सल्लेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये 1556 में हुआ था और यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, लेकिन यहाँ पर द्वितीय युद्ध की बात करें तो द्वितीय युद्ध जो है ये अकबर और हेमू के बीच 1556 में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी तो ध्यान रखिएगा प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। और हर्षवर्धन ने अपनी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कन्नौज। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा उतबी। उतबी जो है ये महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है। अलबरूनी की बात करें तो यह भी महमूद गजनवी के दरबार में रहता था और इसको ठीक है, और इसकी पुस्तक की बात करें तो इसकी पुस्तक है किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, ये इसकी पुस्तक है और बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? कि आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो ये सभी प्रश्न दयानंद सरस्वती से पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दयानंद सरस्वती की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है, ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये आंसर जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 का एक्ट। 1919 के एक्ट से भारत में प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यासे भूमि का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासे भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासे भूमि का देश कहा जाता है और यह एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चारों तरफ से जल से घिरा होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य की समुद्री तट की रेखा जो है सबसे लंबी है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर गुजरात करेक्ट आंसर होगा। गुजरात जो है इसकी समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। भारत में 9 राज्य हैं जो समुद्री तट पर स्थित हैं। 9 राज्य हैं जो तटरेखा पर स्थित हैं और उन 9 राज्यों में बात करें तो गुजरात की जो समुद्री तटरेखा है ये सबसे लंबी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सबसे उत्तम सबसे बेहतर किस्म के कोयले की बात हो रही है, तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य किसमें होते हैं? ठीक है, सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य किसमें होते हैं? तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेडियो तरंगे। ध्यान रखिएगा रेडियो तरंगों में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक हिमांक पर क्या असर पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, अप्रभावित रहेगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा घटेगा। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक घटेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलामाइन किसका एक अयस्क है? देखिए ये सभी प्रश्न जो हैं वो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन सारे प्रश्नों को इस सेशन में शामिल किया गया है। तो सेशन में बने रहिए और अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहे हो तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो कैलामाइन की बात करें तो ध्यान रखिएगा कैलामाइन जो है ये जस्ता का एक अयस्क है, तो जस्ता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो निर्यात। ध्वनि की बात करें तो इसको एक जो है ध्वनि को जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो निर्यात की बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर निर्यात नहीं निर्वात होगा, निर्वात होगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर निर्वात होगा। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है, ठीक है, तो निर्वात होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। प्रायः यह खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे आंवला, नींबू, संतरा आदि में विटामिन सी पाए जाते हैं। और विटामिन सी की कमी से दांतों से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे दांतों से खून आना, पायरिया या इस तरीके की जो दांतों से संबंधित समस्याएं विटामिन सी की कमी से होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पेड़ों के तने में वार्षिक छल्ले से किसी भी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा जड़। पौधे के जड़ वाला जो हिस्सा होता है यहाँ से हल्दी प्राप्त की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व रक्त में नहीं पाया जाता है? तो देखिए लौह, तांबा, मैग्नीशियम ये सभी रक्त में पाए जाते हैं, लेकिन क्रोमियम जो है ये रक्त में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राक। प्राक शब्द जो है ये उपसर्ग जो है का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ पर इस प्रश्न को लेकर के छात्रों और आयोग के बीच में भी बड़ा विवाद हुआ था। अब अगर आयोग की बात करें तो ध्यान रखिएगा आयोग ने इसे जो है पहिया को पुल्लिंग माना था, जबकि छात्रों ने पखावज और लिखावट और आदि को भी पुल्लिंग बताया था। अब आयोग के अनुसार तो पहिया जो है ये पुल्लिंग है। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि क्या पहिया पुल्लिंग है अथवा कुछ और भी इसका हो सकता है। ये यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो देखिए विश्लेषण शब्द जो है इसका विलोम जो होगा वो संश्लेषण होगा, तो संश्लेषण ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से ऊष्म व्यंजन हैं? तो देखिए ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये सा और ये सा है ना, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रित का विलोम क्या होगा? ठीक है, रित का विलोम पूछा गया, तो देखिए इसका जो विलोम होगा वो होगा अनरित। ठीक है, अनरित जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा रित का विलोम अनरित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाववाच्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाववाच्य जो है ये करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं।
गौशाला में कौन सा समास है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, गौशाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देशभक्ति में बात करें तो यहाँ पर भी आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? तो देखिए, अर्वाचीन का जो विलोम की बात करें तो इसका जो करेक्ट विलोम होगा वो होगा प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। तो आज के सेशन में ये 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी इसी तरीके के बेहतर सेशंस लाते रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में ही बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।